गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे फेलियर मैकेनिज़्म ऑफ आइटम्स। पहले हमने रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम की क्या की थी, इंट्रोडक्शन किया था। फिर हम करेंगे फेलियर मैकेनिज़्म ऑफ आइटम्स, मतलब कि हमारे आइटम्स कब कब फेल हो सकते हैं, जब हमें उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो फेल होंगे तभी हम उनको रिप्लेस करेंगे। तो उनका मैकेनिज़्म क्या क्या रहेगा। द टर्म फेलियर हैज़ ए वाइडर मीनिंग इन बिजनेस दैट what it has in our daily life. There are two kinds of failure. फर्स्ट होता है ग्रेजुअल फेलियर और सेकंड होता है सडन फेलियर। ग्रेजुअल फेलियर का मतलब होता है कि जब कोई आइटम है वो एक एज के साथ जैसे जैसे उसका लाइफ स्पैन बढ़ता रहेगा, लाइफ स्पैन, तो वो उसकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो क्या रहेगी, डिक्रीज़ होती रहेगी। मतलब कि एक एज के बाद उसकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो वो डिक्रीज़ होने के साथ साथ वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, वो आती है ग्रेजुअल फेलियर में। द मैकेनिज़्म अंडर दिस कैटेगरी इज़ प्रोग्रेसिव। इस कैटेगरी के अंडर जो मैकेनिज़्म आता है वो प्रोग्रेसिव होता है, मतलब कि उसकी लाइफ जैसे जैसे इंक्रीज़ होती रहेगी उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोग्रेसिव है। दिस इज़ एज द लाइफ ऑफ एन आइटम इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी डिटोरिएट कॉजिंग। तो जैसे जैसे लाइफ इंक्रीज़ होगी उसकी एफिशिएंसी डिटोरिएट होगी, और क्या कॉज होगा उसका, एक तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाएगा फॉर द ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर हमारे पास कोई मशीन है उसको ऑपरेट करा रहे हैं तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर लग रहा है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी। सेकंड क्या है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ इक्विपमेंट, और जो प्रोडक्टिविटी है इक्विपमेंट्स की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। थर्ड है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट दैट इज़ द रीसेल ऑफ सेविंग वैल्यू डिक्रीज। थर्ड बोलता है कि जो इक्विपमेंट की जो वैल्यू है, एक तो पहला तो क्या हो गया कि उसको ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी उस टाइम पे अगर उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी। सेकेंडली बोलता है कि अगर एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है उसकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी, मतलब वो उतनी जितना प्रोडक्ट वो पहले प्रोड्यूस कर रहा था वो अब उतना नहीं कर पाएगा। थर्ड बोलता है कि जो वैल्यू है इक्विपमेंट की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब कि जो उसकी रीसेल वैल्यू है, अगर हम उस मशीन को रीसेल करना चाहें तो उसकी रीसेल वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल आइटम लाइक पिस्टन, बियरिंग, रिंग्स एक्सेट्रा। अनदर एग्जाम्पल इज़ ऑटोमोबाइल टायर्स। तो ये जो ग्रेजुअल फेलियर होता है वो मेनली कौन से मैकेनिकल आइटम्स में होता है, एक तो जैसे पिस्टन हो गए, बियरिंग्स होगी, रिंग्स होगी हमारी, मेनली ऑटोमोबाइल टायर्स में होता है। ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा सडन फेलियर। सडन फेलियर वो होता है कि जहाँ हमें ये नहीं पता होता कि कब ये फेल हो जाए। कोई भी आइटम है उसका फेल होने का टाइम पीरियड हमें नहीं पता होता। इसमें तो हमें ये पता होता है कि जैसे जैसे आइटम की लाइफ इंक्रीज़ होती जा रही है तो वो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रही है, हमें पता चल जाता है कि उसका फेलियर कब हो सकता है। सडन फेलियर में हमें पता नहीं चलता कि उसका फेलियर कब हो सकता है। This type of failure is applicable to those items that do not deteriorate markedly with service but which ultimately fail after some period of time. ये बोलता है कि इस टाइप के आइटम जो होते हैं वो मतलब उनका हमें पता नहीं होता कि वो उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रही है, बट वो एक टाइम के बाद अपने आप अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। द पीरियड बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड फेलियर इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। और जब हमने उस आइटम को इंस्टॉल किया था और उसके फेलियर होने तक के बीच का टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो कभी भी हो सकता है for any particular type of equipment but will follow some frequency distribution which may be progressive, retrogressive or random in nature. बट ये हमें ये तो पता नहीं होता कि उनका जो फेलियर टाइम है वो कब होगा। ठीक है। उनके इंस्टॉलेशन और फेलियर के बीच में कोई कांस्टेंट टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, ये सब तो नहीं होता, बट वो क्या फॉलो करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, या तो प्रोग्रेसिव हो सकता है, या रिट्रोग्रेसिव हो सकता है, या रैंडम हो सकता है नेचर में। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रोग्रेसिव मतलब
इंक्रीज़, जैसे जैसे उनकी लाइफ इंक्रीज़ होगी तो वो उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती रहेगी। दूसरा क्या है, रिट्रोग्रेसिव, मतलब कि कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो उनकी इनिशियल फेज़ में, मतलब जब हम उनको ऑपरेट करते हैं ना, तो उनकी जो इनिशियल फेज़ होती है उस टाइम पे उनके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे उनकी लाइफ इंक्रीज़ होती है उनके फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। रैंडम इन नेचर वो होता है कि जब हमें नहीं पता होता कि किस टाइम पे वो फेल हो जाएंगे, वो रैंडमली हो जाते हैं किसी भी टाइम पे, या तो वो स्टार्टिंग में फेल हो जाएंगे, या मिड में फेल हो जाएंगे, या एंड में फेल हो जाएंगे, तो ये हमें पता नहीं होता, वो रैंडमली फेल हो जाते हैं। तो यहाँ देखो प्रोग्रेसिव क्या होता है, अंडर दिस मैकेनिज्म प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लाइफ ऑफ एन आइटम। तो इस मैकेनिज्म के अंडर क्या आता है कि जो प्रोबेबिलिटी है फेलियर की वो इंक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे आइटम की लाइफ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, सेकंड है ऑटोमोबाइल ट्यूब्स। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब हम लाइट बल्ब लेके आते हैं तो वो 5 या 6 महीने बाद क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंडर आ जाते हैं, प्रोग्रेसिव फेलियर के अंडर आ जाते हैं। सेकंड है रिट्रोग्रेसिव फेलियर, सर्टेन आइटम हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ। ये जो आइटम होते हैं इनकी बिगिनिंग में इनका फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है फेल होने की वो उनकी बिगिनिंग में होती है। एंड एज द टाइम पासिस द चांसेस ऑफ फेलियर बिकम लेस, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता रहेगा फेलियर का जो चांसेस है वो डिक्रीज़ होते रहेंगे। दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ यूनिट टू सर्वाइव इन द इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ इंक्रीज इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ। इसका मतलब क्या है कि जो अगर सर्वाइवल की जो एबिलिटी है वो अगर इनिशियल पीरियड में इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट विद दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्पैन इज एग्जाम्पलीफाइड बाई ए एयरक्राफ्ट इंजन। तो इसका एग्जाम्पल हम एयरक्राफ्ट इंजन्स का भी दे सकते हैं, जो स्टार्टिंग में क्या हो जाते हैं, उनकी जो बिगिनिंग में क्या हो सकते हैं, वो फेल हो सकते हैं, और अगर वो बिगिनिंग में फेल नहीं होते हैं तो वो एक लंबे टाइम तक हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो रैंडम इन नेचर। फिर थर्ड क्या था हमारा, रैंडम फेलियर। रैंडम फेलियर के अंडर क्या आता है, अंडर दिस फेलियर कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज एसोसिएटेड विद आइटम दैट फेल्स फ्रॉम रैंडम कॉजेज सच एज फिजिकल शॉक्स नॉट रिलेटेड टू एज। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी होती है फेलियर की, जिसमें आइटम है वो फेल हो जाते हैं किन्हीं रैंडम कॉजेज से, जैसे कि कोई फिजिकल शॉक लग गया। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू, वो एज से रिलेटेड नहीं होते, वो कभी भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, मिड टर्म में भी हो सकते हैं, या फिर लास्ट मतलब एक लॉन्ग लाइफ के बाद भी हो सकते हैं। इन सच ए केस virtually all item fail before aging has any effect। इस केस में क्या होता है कि सारे आइटम फेल हो जाते हैं उनके एजिंग इफेक्ट से पहले ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम ट्यूब्स इन एयरबॉर्न इक्विपमेंट हैव बीन शोन टू फेल एट ए रेट इंडिपेंडेंट ऑफ द एज ऑफ द ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं एयरबॉर्न में वो क्या है, वो एज के इंडिपेंडेंट होती हैं, ट्यूब की एज के इंडिपेंडेंट होती हैं और वो फेल हो जाती है रेंडमली। अब बोलता है कि रिप्लेसमेंट हम 4 सिचुएशन में, जो हमारी रिप्लेसमेंट की सिचुएशन है वो 4 कैटेगरीज के अंडर आती है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट दैट बिकम वर्स विद टाइम, एग्जांपल मशीन टूल्स, बस इन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्लेन्स एक्सेट्रा। ये बोलता है कि रिप्लेसमेंट है जो कैपिटल इक्विपमेंट की, वो टाइम के साथ क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है। जैसे कि हमारे मशीन टूल्स हैं, बसेस हैं, वो एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देते हैं, तब हम उनको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सेकंड बोलता है ग्रुप रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम, जैसे लाइट बल्ब, रेडियो ट्यूब्स वगैरह है। कुछ आइटम को तो हम इंडिविजुअली, जैसे ये हो गए, तो इनको इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं इनकी, जैसे हमने एक बस को चेंज कर दिया, एक कोई मशीन है उसमें कोई टूल है वो ख़राब हो रहा है तो उसको चेंज कर दिया। सेकंड आता है ग्रुप रिप्लेसमेंट के अंदर, तो मतलब कि कुछ हम पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं, चाहे वो पूरा फेल हुआ हो, चाहे उसमें से कुछ आइटम फेल हुए हो। ठीक है,
है। तो इसके अंडर आ जाते हैं लाइट बल्ब आ गए, रेडियो ट्यूब्स आ गई। आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े होटल्स होते हैं तो वो एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे 6-7 महीने के बाद, अपने जितना भी लाइटिंग सिस्टम होता है उसको चेंज कर देते हैं पूरे के पूरे को, तो वो ग्रुप रिप्लेसमेंट में आ गया। थर्ड आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर्टेलिटी एंड स्टाफिंग। थर्ड हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब मोर्टेलिटी जैसे डेथ रेट, ठीक है। अगर कोई जैसे हमारे मैन पावर में आती है, किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई स्टाफिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम उनको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। फोर्थ आ जाती है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। तो ये हमारी 4 कैटेगरी थी। इसके बाद हमारा सबसे पहला जो मॉडल है वो आता है रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ आइटम हुज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज विद टाइम एंड मनी वैल्यू इज कांस्टेंट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वैसे तो, पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी जब आइटम है उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो इंक्रीज़ हो जाती है बट उनकी मनी वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। अब मनी वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हमने कोई आइटम परचेज़ किया 100 रुपीज़ में, ठीक है। उसके 1 साल बाद अगर उसकी वैल्यू 110 हो जाती है, ठीक है, तो वो उसकी मनी वैल्यू है 1 साल बाद की, ठीक है। अगर वो 90 हो जाती है तो भी वो उसकी मनी वैल्यू है 1 साल बाद की। तो ये कह रहा है कि मनी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज रहेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉस्ट आती हैं, जैसे कि हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट RT से डिनोट करते हैं हम। C से हमारी कैपिटल कॉस्ट आती है आइटम की, आइटम को हमने कितने में परचेज़ किया था। S आती है उसकी स्क्रैप वैल्यू ऑफ द आइटम। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू हमारी रिटर्न वैल्यू होती है उस आइटम की, ठीक है। या फिर हम उसको बोलते हैं, हिंदी में अगर बोले तो रद्दी के भाव। अगर जैसे हमारे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं तो हम एक टाइम के बाद उनको रद्दी के भाव में बेच देते हैं, ठीक है, तो वो स्क्रैप वैल्यू में आ जाती है। तो ये इसकी कॉस्ट है। कल हम ये पूरा जो मॉडल है ये करेंगे, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे।